क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, चैप्टर 3 कलेक्शन ऑफ डाटा। क्लास 3 चैप्टर 3 हम कवर कर रहे थे, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा, राइट। 2 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं इसमें, दिस वन इज योर क्लास 3। सो हमने लास्ट क्लास में जो कवर किए थे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स, 3 मेथड्स हम कवर कर चुके थे, रिमेनिंग 3 आज की क्लास में हम कवर करेंगे। सो कॉन्सेप्ट 1 हेडिंग डालिए, टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इस मेथड में होता क्या है, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन। आप एक फोन के थ्रू क्या करते हो, इंटरव्यू लेते हो और उसके थ्रू डाटा कलेक्ट करते हो। जो भी इंटरव्यूअर होगा उसके साथ आपका इंटरव्यू किया जाएगा और डाटा कलेक्ट किया जाएगा थ्रू फोन। सो इसका मतलब टेलीफोनिक इंटरव्यू बेटर है किस केस में, जहां पे रिस्पोंडेंट जो है वो रिलक्टेंट है आंसर देने में टू सर्टेन क्वेश्चंस, राइट। जो पर्सनल इंटरव्यूज देते हैं, जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट में पर्सनल इंटरव्यूज आ जाते हैं, जहां पे अगर जो रिस्पोंडेंट है वो आंसर नहीं देना चाहता तो उसका फेस से पता चल जाता है। यहां पे क्या होगा पता नहीं चलेगा, रिस्पोंडेंट्स बच सकता है, अपने आप को बचा सकता है। अगर उसको क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना तो वो नहीं देगा, राइट। और मैनी ऑफ द जो शोज आप देखते हो टेलीविजन वगैरह पे जो पोल करते हैं, राइट, जो इसके फेवर में है जो इसके अगेंस्ट में है, वो कैसे होते हैं, वो इस टेलीफोनिक इंटरव्यू की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाते हैं, राइट। जितने भी पोल डलते हैं आपने देखा होगा कि आपने जैसे बिग बॉस शो की अगर मैं बात करूं, सो उस बिग बॉस शो में आपने किसको जिताना है, वोटिंग होती है, पोल डलते हैं। सो वो सब कैसे होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज पे होते हैं। या फिर आप कह सकते हो अब तो फिलहाल मैसेजेस के थ्रू भी डालते हैं, अगर आपको वोट करना है, बहुत सारे वेज हो जाते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंटेंडेंट को आपको फॉलो करना है या फिर उसको पोल करना है, उसको जिताना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस मैसेज पे उसका नाम डाल के जो भी उनका प्रोसीजर होता है आप भेज सकते हो। बाकी टेलीफोनिक भी एक प्रोसीजर है, राइट। मतलब बट यहां पे एक इसकी डिसएडवांटेज क्या है, जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो बहुत लोअर होता है। आप खुद सोचिए, आपके सामने अगर कोई अननोन नंबर आता है, आप ट्रू कॉलर पे पहले देखते हो अरे ये तो कंपनी का है किसी का, या फिर स्पैम कॉल है, आप क्या कर देते हो, कट, उसी टाइम कोई नहीं उठाता, राइट। या फिर जैसे ही फोन उठाया, हाँ जी हम बात करें आपसे, इंटरव्यू लेना है, उसी टाइम कट, उसकी आगे की सेकंड लाइन सुनी ही नहीं आपने, राइट। सो रिस्पॉन्स रेट जो होता है बहुत लोअर होता है और फ्यूअर क्वेश्चंस ही आप इसमें पूछ सकते हो, बिकॉज रिस्पोंडेंट जो होगा वो थक जाएगा आगे की प्रोसीडिंग से, वो कहेगा भैया माफ कर मेरे को, फोन मैं ही कट कर देता हूं, तू क्या कट करेगा, राइट। चलिए, तो इसमें हम कुछ लिखवा रहे हैं, लिखिए आपको क्या लिखवा रहे हैं। अंडर दिस मेथड डाटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर, ओके। और क्या लिख रहे हैं हम इसमें, इट इज बेटर इन द केसेस वेयर द रिस्पोंडेंट्स आर रिलक्टेंट टू आंसर certain questions in personal interviews, okay। आगे चलिए, many of the shows on televisions conduct polls with the help of telephonic interview, okay, done। and response rate के लिए लिखिए, however the response rate is lower and fewer questions may be asked before the respondent gets tired of the proceeding। अगर वो थक गया तो फायदा नहीं है, वो फोन कट कर देगा। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए चीजें इंफॉर्मेशन तो आप मेन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मांगिए, कम क्वेश्चंस में रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, राइट। अगेन अब इसकी स्टेबिलिटी, मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी देख लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। क्या क्या स्टेबिलिटी हो सकती है, कहां कहां आप इस मेथड को अप्लाई करोगे, जब रिस्पोंडेंट जो है उनके पास टेलीफोन कनेक्शन है, जब उनके पास है कनेक्शन तो आप डेफिनेटली इस पे जाओगे, राइट। और साथ ही साथ जब डाटा जो आपको कलेक्ट करना है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए चाहिए, लेट इट बी 2 months 3 months, राइट। चलिए लिखिए, व्हेन द रिस्पोंडेंट्स हैव अ टेलीफोन कनेक्शन, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, व्हेन द डाटा इज टू बी कलेक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन, आपको छोटे से ड्यूरेशन में चाहिए, अभी के अभी चाहिए, लेट सपोज, तो आप क्या करोगे, टेलीफोन करके वो डाटा ले लोगे, बिकॉज आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप घर घर जाके या फिर आप किसी और मेथड के थ्रू फॉलो करो, राइट, किसी एजेंट्स वगैरह को रखो, बहुत टाइम लग जाएगा। सो डाटा आपको छोटे पीरियड में, अभी के अभी जैसे 10 दिन में चाहिए डाटा, 1 महीने में चाहिए, 2 महीने में चाहिए, तो आपको डाटा इसके थ्रू लेना पड़ेगा, राइट। चलिए मेरिट्स पे जंप करते हैं। मेरिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यूज, हेडिंग डालिए, क्या क्या मेरिट्स हो सकती हैं। वाइड कवरेज, मैं कह रहा हूं आप कहीं भी जाओ कवर कर सकते हो, आपको कहीं जाने की बेकार जरूरत ही नहीं है, राइट। घर बैठे बैठे आप फोन पे किसी भी एरिया में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सो वाइड कवरेज में आप लिखिए।
दिस मेथड इज यूजफुल फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी ओवर अ लार्ज एरिया, राइट। ओके, सेकंड लिखिए, इकोनॉमिकल भी है, राइट, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि आप क्या कर सकते हो, रिस्पोंडेंट की हेल्प कर सकते हो उनके क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करके, राइट। चलिए इकोनॉमिकल में लिखिए, इट इज पॉसिबल टू असिस्ट द रिस्पोंडेंट बाय क्लैरिफाइंग द क्वेश्चंस। सो ये हो गई इसकी मेरिट्स, राइट। डीमेरिट्स में क्या क्या लिख सकते हैं, लिखिए, डीमेरिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यूज, बहुत कम पूछा जाता है टेलीफोनिक, डेट्स वाई इसके ज़्यादा भी ना सुटेबिलिटी लिखवाते हैं, ना मेरिट्स ना डीमेरिट्स, आपके सिलेबस में भी उतना नहीं, एनसीईआरटी भी इतना नहीं देता, राइट। चलिए तो डीमेरिट्स में लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिटेड यूज है, राइट। लिमिटेड यूज कैसे है, ये एक डिसएडवांटेज है इस मेथड की कि आप जा तो पूरे एरिया में कहीं पे भी रख सकते हो, मतलब आप कंट्री में कहीं पे भी आप फोन कर लो, राइट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, बट ये जो मेथड है पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आप चाहोगे फोन करोगे, फोन उसी टाइम कट हो जाएगा। सो ये मेथड पॉसिबल नहीं है फॉर द पीपल जिनके पास टेलीफोन्स नहीं है अपने खुद के, और प्लस जो आंसर नहीं करना चाहते, रिलक्टेंट है, मतलब अनविलिंग है, चाहते ही नहीं वो, राइट। सो लिमिटेड यूज हो जाता है। तो लिखिए इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज एक्सेस टू पीपल, पीपल तक पहुंचना एक इसकी डिसएडवांटेज है, राइट। आगे लिखिए, दिस मेथड इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल हु डू नॉट ऑन टेलीफोन, जिनके पास टेलीफोन्स नहीं है। आप कहोगे सर आज की डेट पे, यस बहुत सारे हैं जिनके पास टेलीफोन्स नहीं होता, क्लियर। चलिए सेकंड लिखिए, सेकंड, विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल, सामने से, बिकॉज आप टेलीफोन पे हो तो विजुअल रिएक्शंस अगर आपको देखने हैं रिस्पोंडेंट्स के कि वो कैसा फेस रिएक्शन दे रहा है, कैसा उसके माइंड का थॉट है, अगर आपको रीड करना है तो वो आप नहीं कर पाओगे, राइट। सो अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ सेंसिटिव इश्यूज की तो वो आपको नहीं मिल पाएगी, ओके। चलिए लिखिए इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, टेलीफोन इंटरव्यूज ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट विजुअल रिएक्शंस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स which becomes helpful in obtaining information on sensitive issues। छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जो काफी ढंग से पूछे जाते हैं, राइट, उनमें विजुअल रिएक्शंस लेना बहुत जरूरी है। सो वो विजुअल रिएक्शंस हम नहीं ले पाते हैं अगर हम टेलीफोन इंटरव्यूज पे ले रहे हैं, राइट। तो ये छोटा सा मेथड था, दैट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। नेक्स्ट सेकंड मेथड पे आते हैं, कॉन्सेप्ट टू हेडिंग डालिए, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। क्या डाला, मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। देखिए अब इस मेथड में क्या होता है, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, एक क्वेश्चनरी बनाता है पूरी। इन्वेस्टिगेटर जिसने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट करनी है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड फील्ड की वो क्या करेगा, क्वेश्चनरी बनाएगा और उसको कहां भेज देगा, रिस्पोंडेंट्स को भेज देगा। कैसे, अलोंग विद द कवरिंग लेटर, कि एक लेटर दे दिया पूरा ताकि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, राइट, एक पूरा लेटर दे दिया। उस क्वेश्चनरीज में क्या क्या होता है, सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, और ब्लैक स्पेसेस दिए होते हैं आपको आंसर्स वगैरह लिखने के लिए। सो ये जो है ये एक सेल्फ एड्रेस कह सकते हो आप, एक एनवलप है जो एक इंक्लोज हुआ है क्वेश्चनरी से, बाय पोस्ट आप भेज सकते हो, राइट। आजकल तो वैसे पोस्ट का जमाना नहीं है, मेल हो जाता है डायरेक्ट। सो रिस्पोंडेंट्स क्या होते हैं, वो इस तरह से श्योर्ड होते हैं कि हाँ हमारी जो इंफॉर्मेशन की सीक्रेसी है वो बनी रहेगी। जो सीक्रेसी हम बनाना चाहते हैं ऐसे ही नहीं किसी और के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, बिकॉज बाय पोस्ट आया है, हम उसी एड्रेस पे बाय पोस्ट जाएंगे। सो ये जो मेथड्स है जनरली कौन अडॉप्ट करते हैं, जो बड़े बड़े रिसर्च वर्कर्स होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, या फिर कोई ऑफिशियल्स हो गए, या एजेंसीज, नॉन ऑफिशियल एजेंसीज हो गई। आजकल तो ऑनलाइन सर्वे हो जाता है, एक मैसेजिंग ऐप डाल दिया, एसएमएस की वजह से बहुत पॉपुलर हो चुका है ये मेथड, राइट। सो ये मेथड वहीं पर अप्लाई होता है, राइट। लिखिए क्या लिखवा रहे हैं हम इसको, under this method the investigator makes a questionnaire pertaining to the field of the investigation and send it to the respondents। वो respondents को भेज देगा, एक क्वेश्चनरी बनाएगा अपनी इन्वेस्टिगेशन की फील्ड की और वो रिस्पोंडेंट्स को भेज देगा along with the covering letter, right। एनवलप में डाला और भेज दिया बाय पोस्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, ताकि उनसे इंफॉर्मेशन मिल जाए। लिख लिया, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। क्या क्या हो सकता है उस कवरिंग लेटर के अंदर, उस क्वेश्चनरी के अंदर, लिखिए, अ क्वेश्चनरी कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें, एंड ब्लैक स्पेसेस आर लेफ्ट फॉर राइटिंग आंसर्स। उसमें स्पेस भी दिया होगा, ब्लैक स्पेस, ताकि वहां पे रिस्पोंडेंट जो है अपने आंसर्स लिख सके, राइट। नेक्स्ट लिखिए, यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवलप इज इनक्लोज्ड for returning the questionnaire by post।
एक सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड होता है एनवलप, मतलब आपको जो है अलग से स्टैम्प के पैसे देने की जरूरत नहीं है। पहले से ही हमने क्या किया है, एनवलप में सेल्फ एड्रेस स्टैम्प लगा के भेजा है। आपको बस कुछ नहीं करना, उसको आंसर्स देने हैं और पोस्ट के पास जाके पोस्टमैन को दे देना है। आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, राइट। कहीं भी आते जाते आपको पोस्टमैन का वो दिखता है बना हुआ, आप उसमें डाल दीजिए, पोस्टमैन अपने आप ले जाएगा, राइट। सो उसके अंदर ऑलरेडी एक सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवलप होता है जो कि उसी के अंदर होता है, ताकि आप क्वेश्चनरीज को बाय पोस्ट रिटर्न कर सको। ओके, और क्या पॉइंट लिख रहे हैं हम इसके अंदर, ये लिख लिया, यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवलप इज एनक्लोज्ड फॉर रिटर्निंग द क्वेश्चनरी बाय पोस्ट। ओके, डन, हो चुका है। चलिए थर्ड देखते हैं, दैट इज, लिखिए, रिस्पोंडेंट्स आर एश्योर्ड ऑफ द सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय देम। रिस्पोंडेंट्स को भरोसा होता है कि हमारी सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, जो हम दे रहे हैं किसी को पता नहीं चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन हमने दी है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखिए, दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय रिसर्च वर्कर्स एंड अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल एजेंसीज। रिसर्च वर्कर्स भी हो सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट हो गया जिसका इवेंट किया है, राइट, इन्वेंशन करी है, तो कोई इन्वेंशन अगर हमने करी है रिसर्च से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। कोई ऑफिशियल एजेंट्स हैं, नॉन ऑफिशियल एजेंट्स हैं, वो भी, राइट। बट आज के दिन में हमने क्या कहा, ऑनलाइन सर्वेज हो जाते हैं, बैठे बैठे जूम मीटिंग कर ली, ऑनलाइन सर्वे हो गए, राइट, एसएमएस भेज दिया, और बहुत सारे मल्टी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। चलिए, लिखना चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, नाउ अ डेज ऑनलाइन सर्वेज और सर्विस थ्रू एसएमएस हैव बिकम पॉपुलर। ओके, चलिए अब इसकी सुटेबिलिटी देखते हैं, कहाँ कहाँ ये मेथड लग सकता है। जब आपकी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटी है, बड़ी है, राइट, बहुत बड़ी है। सो लिखिए, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, हेडिंग डाल ली, सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड। फर्स्ट क्या लिख रहे हैं हम, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज। सेकंड लिखिए, सेकंड क्या हो सकता है, जब रिस्पोंडेंट जो हैं पढ़े लिखे हैं, ये वही कर पाएंगे, बिकॉज वो लेटर पढ़ना, वो क्वेश्चनरीज को रीड करना, फिर आंसर्स करना, पोस्ट करना, या फिर बाय किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप भेज रहे हो, तो लिटरेट रिस्पोंडेंट ही कर सकता है, राइट, एंड आर लाइकली टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। तो लिखिए इसमें, व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट एंड आर लाइकली टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, जब वो कोऑपरेट करना चाहता है, रिस्पोंडेंट्स आगे से खुद ब खुद कहना चाहता है कि हाँ ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा आंसर्स करने में। कहीं तो वैसे होते हैं, अच्छा लेटर आया, फालतू क्या है, चलो छोड़ो, फाड़ के फेंका डस्टबिन में, ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकती है। तो लिखा हमने, व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट एंड आर लाइकली टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। सो ये दो सुटेबिलिटी हो गई इसकी। नेक्स्ट मेरिट्स पे जंप करते हैं, लिखिए, मेरिट्स ऑफ मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। पहली मेरिट तो वही हो गई, वाइड कवरेज, तो फर्स्ट हेडिंग डालिए वाइड कवरेज। लिखिए, ये जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज फॉर एक्सटेंसिव इंक्वायरीज कवरिंग वेरी वाइड एरिया। बहुत ज्यादा जब आपको इंक्वायरी चाहिए, जो बहुत ज्यादा एरिया आपको कवर करना है, तो ये मेथड हो जाएगा। तो यही एक मेथड है जो कि रिमोट एरियाज में भी पहुंच सकता है, राइट, बिकॉज रिमोट एरिया में पोस्टमैन होता है, गांव वगैरह में, राइट। सो ये भी लिख लो आप लाइन, इट इज द ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरियाज। क्लियर? चलिए, सेकंड आता है, क्या हो सकता है सेकंड मेरिट, इकोनॉमी। यस, ये मेथड जो है बहुत ही इकोनॉमिकल है, बिकॉज इसमें कम टाइम चाहिए, कम मनी चाहिए, कम लेबर चाहिए, राइट, ज्यादा लेबर की भी जरूरत नहीं है, पैसा पोस्टमैन ज्यादा नहीं लेते। ओके, सो लिखा इकोनॉमी के अंदर हमने क्या, दिस मेथड इज इकोनॉमिकल एज इट रिक्वायर्स लेस टाइम, मनी एंड लेबर। ओके, ठीक है। थर्ड देखो, रिस्पोंडेंट से आप डायरेक्ट ले रहे हो तो ओरिजिनलिटी बनी रहेगी डाटा की, राइट। तो थर्ड में हम क्या लिख रहे हैं, ओरिजिनलिटी। लिखिए, द डाटा आर वेरी मच ओरिजिनल बिकॉज इन्फॉर्मेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ डाटा। जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है डाटा को कलेक्ट करने, राइट। तो ये बन गया आपका ओरिजिनलिटी का। अब आते हैं हम फोर्थ पर, दैट इज फ्री फ्रॉम बायस। यहां पे बायसनेस का मतलब ही नहीं रहेगा, बिकॉज हर क्वेश्चन जो है वो इंटरप्रेट किया गया बाय द रिस्पोंडेंट इन हिज ओन वे, अपने अकॉर्डिंग उसने क्या किया, हर क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड किया, जैसे उसको आंसर देना था उसने वो ब्लैक स्पेस के अंदर लिख दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे पर्सनल बायसनेस जो इन्वेस्टिगेटर की हुआ करती थी या फिर किसी कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट की हुआ करती थी, वो यहाँ पर नहीं रहेगी, यहाँ पे बायसनेस से फ्री हो जाएगा, राइट। तो फ्री ऑफ फ्रॉम बायस में हम क्या लिख रहे हैं, एवरी क्वेश्चन इज इंटरप्रेटेड बाय द रिस्पोंडेंट इन हिज ऑन वे, राइट। वो अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेगा क्वेश्चंस को, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देगा जैसे उसको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हेंस इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। डन।
ओके एक और, हाँ बच्चे भी कह रहे हैं कि सर आपने वो सीक्रेसी वाला लिखवाया था वो भी मेरिट बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। लिखिए फिफ्थ, मेंटेन सीक्रेसी। सो ये जो मेथड है बहुत ही सुटेबल है, जो कि हमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत ही हम शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, हमें बिल्कुल सीक्रेट टू सीक्रेट मेंटेन करके रखना है रिस्पोंडेंट के साथ, और रिस्पोंडेंट को भी हमें सेव करके चलना है, राइट। चलिए तो लिखिए इसके अंदर, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सेंसिटिव क्वेश्चंस एंड मेंटेन्स द सीक्रेसी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं। ये तो हो गई 5 मेरिट्स हो गई, अब डीमेरिट्स पे जंप करते हैं। डीमेरिट्स क्या हो सकती है, बताओ क्या हो सकती है? ये लिमिटेड स्कोप है इसका। डीमेरिट्स ऑफ मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड में फर्स्ट क्या लिखिए, लिमिटेड स्कोप। सर लिमिटेड स्कोप कैसे है? मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ लिटरेट पर्सन ही क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, इलिटरेट नहीं कर सकते, और सारे तो लिटरेट होंगे नहीं डेफिनेटली, राइट। सो लिखिए इसमें, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली वेयर रिस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड, जहां पे रिस्पोंडेंट एजुकेटेड होंगे। डन। ओके, सेकंड, क्या एक्यूरेसी हो सकती है, नहीं हो सकती? कम होगी, बिकॉज जो डाटा है वो रिस्पोंडेंट्स ने अपनी मर्जी से दे दिया। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि बच्चों से लिखवा दिया, बच्चा दे बेटा भर दे, जो मन कर रहा है भर दे, तो वो एक्यूरेसी जरूरी नहीं है वो हो, राइट। सो अंडर दिस मेथड लिखिए, अंडर दिस मेथड द एक्यूरेसी ऑफ डाटा कैन नॉट बी टेस्टिफाइड। आप टेस्टिफाइड नहीं कर सकते, उसका चेक नहीं कर सकते उनको, राइट। ओके, सो थर्ड, लैक ऑफ इंटरेस्ट। डेफिनेटली कुछ होते हैं, इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, वो नहीं देखते, राइट, क्वेश्चनरीज को नहीं भरते। सो जब नंबर ऑफ सच पर्सन्स जो हैं जिन्होंने अपनी क्वेश्चनरीज वापस नहीं भेजी और वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कंक्लूजन्स को निकालना कि क्या करेक्ट हम कंक्लूजन निकालें, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी क्वेश्चनरीज वापस ही नहीं आई है, लोगों ने रिप्लाई ही नहीं किया डेफिनेटली, राइट। चलिए लिखिए इसमें क्या लिख रहे हैं, सम इन्फॉर्मेंट्स, इन्फॉर्मेंट्स मतलब रिस्पोंडेंट्स, may not care to fill up the questionnaire when the number of such persons who have not sent back the questionnaire is very large. It is impossible to draw correct conclusions. हम correct conclusions नहीं निकाल सकते। Done? Okay, so और क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको कहा था, जब रिस्पोंडेंट जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग समझता है और अपने अकॉर्डिंग उसको आंसर्स करता है, जब हम बायसनेस का पढ़ रहे थे टॉपिक इसमें। सो यहाँ पे जो चांसेस होते हैं वो मिस इंटरप्रिटेशन के हो जाते हैं। तो फोर्थ लिखिए, चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब कैसे? इन्फॉर्मेंट जो है वो शायद क्वेश्चन का मतलब सही ना समझे, राइट, और जब उस क्वेश्चन का मतलब ही सही नहीं समझेगा, वो कुछ और मतलब समझेगा क्वेश्चन का, और जबकि हम पूछना कुछ और चाह रहे थे तो आंसर कुछ और देगा उन क्वेश्चंस का डेफिनेटली। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो रिस्पोंडेंट्स होता है वो अनक्लियर आंसर्स देता है, वो खुद उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उसने कुछ भी भरना था तो चलो भर दिया, राइट। सो मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। चलिए लिखिए इसमें क्या लिख रहे हैं, इन्फॉर्मेंट्स may not be understand the correct sense of questions and may not answer such questions, right। आगे लिखिए, sometimes informants may provide ambiguous answers, right, unclear answers भी provide करा सकता है। चलिए डन। और भी हो सकता है क्या सर? हाँ, एक और भी हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, राइट। ये प्रोसेस में टाइम लगता है, राइट, बिकॉज बहुत टाइम लग जाता है इन्फॉर्मेंट तक पहुंचने में, फिर वहाँ पे वो भरेंगे, कब उसको वो पोस्ट में वापस डालेंगे, कब हमारे पास आएगा। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। तो लिख सकते हो आप इसमें टाइम कंज्यूमिंग में, द प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग पर्टिकुलरली व्हेन द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय पोस्ट, राइट। जब आप पोस्ट से भेज रहे हो तो टाइम लगेगा। हाँ, अगर एसएमएस के थ्रू कर रहे हो तो फिर तो कहीं टाइम लगेगा, अगर ऑनलाइन कर रहे हो सर्वे तो फिर कहीं टाइम लगेगा। डन। चलिए, सो ये 5 आपकी डीमेरिट्स हो गए। सर कुछ प्रिकॉशंस जैसे बाकी मेथड्स में भी थी, डेफिनेटली है इसमें भी, हेडिंग डालिए, प्रिकॉशंस फॉर मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं? ओके, अगर आपको क्वेश्चनरी बनानी है तो बिल्कुल सिंपल, शॉर्ट और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बंदे का मन करे। देखे नहीं किया है तो पेपर लग रहा है अभी तो मैं बोर्ड का पेपर देके हटाऊं, हटा इसको फाड़ के फेंक, हमें नहीं पढ़ना क्वेश्चंस के आंसर्स करने। तो वो बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ओके, और जो क्वेश्चंस होने चाहिए उसके अंदर वो इन्फॉर्मेंट्स को हर्ट ना करें, ये ध्यान रखना, राइट। मतलब बहुत पर्सनल क्वेश्चंस आप ना पूछ लो उनसे, ऐसा ना हो कि उनको हर्ट कर जाए, तू कौन होता है हमसे पूछने वाला, ऐसे साउंड नहीं आनी चाहिए इन्फॉर्मेंट्स के मन में से, राइट। और क्या हो सकता है उसके अलावा, एक सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर। सर सिस्टम का मतलब एक सीक्वेंस और प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस के अंदर, कि क्वेश्चंस जो हैं वो एक सीक्वेंस में चलते रहे। पहले आपने उनसे नाम पूछा, एज पूछी, जेंडर पूछा, फिर उसके बाद आप उनके टाइम टू टाइम, मतलब आप क्वेश्चंस के जो पैटर्न बना रहे हो एक सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, एक फ्लो बन जाएगा उसका भी, उसको क्वेश्चन आंसर्स करने में ईजी रहेगा, राइट।
और इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, वो बिल्कुल क्लियरली आपने उस क्वेश्चनरी में मेंशन करो टॉप पे कि हम ये जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्ट, क्लियर। और साथ ही साथ एफर्ट्स आप जरूर लगाओ, जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली है, जो एफर्ट्स होने चाहिए आपके ये होने चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन को क्या कर लो, कलेक्ट कर लो, ओके। और जो क्वेश्चनरी आपने बनाई है आप उसको खुद ब खुद क्या करो, सेल्फ एड्रेस करो, उसमें अपना एड्रेस मेंशन करो, स्टैम्प्ड करो, एनवलप में लगाओ, ताकि खर्चा इन्फॉर्मेंट्स को ना उठाना पड़े, उनको ये ना हो कि हमें भेजना कहाँ है भाई, इसको ऐसे उनके माइंड में क्वेश्चंस ना आए, उनको सब कुछ क्लियर हो, क्लियर। चलिए, तो ये 6 मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई, 1 बाय 1 लिखवा देता हूँ मैं आपको, लिखिए। फर्स्ट, क्वेश्चनरी शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। सेकेंड, the question should not hurt the informants and should not be very personal, okay. Third, there should be a system, a sequence and proper planning in the questions. Fourth, the object of inquiry must be clearly defined, जो inquiry का object है वो पूरा clearly defined होना चाहिए. Fifth, effort should be made to get information as early as possible, जितनी जल्दी हो सके. Sixth, last, the questionnaire should be accompanied by a self-addressed and stamped envelope, right? Envelope stamped होना चाहिए. So this was the fifth method जिससे आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. चलिए, तो लास्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं. हेडिंग डालिए, क्वेश्चनरीज फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स. ये जो लास्ट मेथड है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का. ओके, तो इस मेथड में होता क्या है, एन्यूमरेटर्स, आपको पता है एन्यूमरेटर्स कौन होते हैं. एन्यूमरेटर्स कौन होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स जिनकी हेल्प से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, राइट, जिनकी हेल्प से वो अपनी इंक्वायरी जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो लेता है. ओके, सो एन्यूमरेटर्स हो गए. एन्यूमरेटर्स और लिखा हुआ है क्वेश्चनरीज फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, मतलब क्वेश्चनरीज उनके पास ऑलरेडी है, एन्यूमरेटर्स के पास क्वेश्चनरीज बनी होती है और वो उसको फिल्ड करते हैं. सर कैसे फिल्ड करते हैं? इस मेथड में नॉर्मली होता क्या है, जो एन्यूमरेटर्स होते हैं वो पर्सनली विजिट करते हैं इन्फॉर्मेंट्स के घर. जितने भी आपके रिस्पोंडेंट जिनसे आपको डाटा कलेक्ट करना है, आप एन्यूमरेटर्स को उनके घर भेजोगे और उनको आप क्वेश्चनरी दे के भेजोगे कि ये लो एन्यूमरेटर जी, क्वेश्चनरी अपने साथ लेके जाओ, ये क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, आपने जाके उनसे ये क्वेश्चंस पूछने और जो वो आंसर्स बोले, जो वो रिप्लाई दे, उनको नोट डाउन कर लेना है इस क्वेश्चनरीज में अपनी लैंग्वेज में, राइट. मतलब एन्यूमरेटर्स को सारी ड्यूटी दे दी, खत्म. इसका मतलब जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका बस बोलने का, आंसर्स देने का काम रह गया. उनका जो एफर्ट्स थे कि हाँ भाई क्वेश्चनरीज को फिल करना, फिर उसको भी पोस्ट के थ्रू वापस भेजना, वो सब हट जाएगा और पर्सनली यहाँ पे आप जाके डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी बात कर लोगे. ओके, सो जो यहाँ पे एन्यूमरेटर्स है वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेंट्स की हेल्प करता है, राइट, ताकि वो क्वेश्चंस का रियल मीनिंग, ट्रू जो नेचर मीनिंग है उसका क्वेश्चंस का, वो समझ पाए. और साथ ही साथ वो जो स्केड्यूल है वो उसको खुद ब खुद फिलअप करता है. सर स्केड्यूल, एक्चुअली क्वेश्चनरी और स्केड्यूल में कोई फर्क नहीं है, राइट. जो क्वेश्चनरी इन्वेस्टिगेटर बनाता है उसी को स्केड्यूल बोला जाता है. मतलब मैं क्वेश्चनरी बोलूं या स्केड्यूल बोलूं, बात एक ही है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. क्वेश्चनरी जो है वो रिस्पोंडेंट्स भरते हैं और जो स्केड्यूल होते हैं वो एन्यूमरेटर्स भरते हैं. बस इतना सा हल्का सा डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही चीज है. वही क्वेश्चनरी बोलो, स्केड्यूल बोलो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, राइट. सो अभी यहाँ पे मैं सेम मान के चलूंगा. बाकी बेसिक डिफरेंस मैंने हल्का सा, छोटा सा डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस है, वो मैंने आपको क्या बताया. जो क्वेश्चनरीज हैं वो रिस्पोंडेंट्स भरते हैं और जो स्केड्यूल जो है वो एन्यूमरेटर्स खुद भरते हैं, राइट. अभी तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि वो पहले उनकी हेल्प करेगा एन्यूमरेटर्स, किनकी, इन्फॉर्मेंट्स की, रिस्पोंडेंट्स की, कि आप मतलब समझिए क्वेश्चंस का, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, और फिर स्केड्यूल को आप भर दीजिए. आप खुद ब खुद, मतलब जो आपके एन्यूमरेटर्स होंगे वो स्केड्यूल को खुद ब खुद भर देंगे. एन्यूमरेटर्स भर रहे हैं इसलिए स्केड्यूल वर्ड यूज कर दिया, ताकि कोई अनक्लियर जो है रिप्लाई ना मिले. ओके, आगे क्या बता सकते हैं इसमें हम, इसमें और अगर आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए तो एन्यूमरेटर्स के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? वेल ट्रेंड होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, राइट. बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपने क्वेश्चंस को लेके, उसको मतलब पता होना चाहिए कि मैं किस रिगार्डिंग सर्वे कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ. लास्ट, हार्ड वर्किंग होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर आज मना कर दिया, उन्होंने कहा कि सर आज हम बिजी हैं, आप कल आ जाना, वो कहे कि नहीं यार कल छोड़ना, अब इस एरिया से निकलता जा रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊँगा. हार्ड वर्किंग होना चाहिए. सर आप आज बिजी हैं, मैं कल आ जाऊँगा, आप टाइम बता दीजिए, मैं उस टाइम पे आ जाऊँगा, राइट. चलिए, सो ये जो मेथड है जनरली कौन यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज भेजती हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेज होते हैं, वो
ऐसे सर्वेस करवाते हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिन्होंने रिसर्च की होती है, वो प्री टेस्टिंग करवा रहे होते हैं, तो उसके थ्रू वो क्वेश्चनरीज अपने जो एन्यूमरेटर्स होते हैं उनके थ्रू भेजते हैं, राइट। सो ये जो क्वेश्चनरीज मैंने आपको क्या बताई, जो इन्वेस्टिगेटर फिल करता है उसको हम शेड्यूल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। ओके, चलिए जितना बताया उतना लिख लेते हैं। डन। क्या लिख रहे हैं इस मेथड में, लिखिए। अंडर दिस मेथड द एन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स इन्फॉर्मेंट्स along with the questionary, informants के घर जाएंगे क्वेश्चनरीज साथ लेके, कोमा ask questions and note down their replies in the questionary in his own language, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं। आगे, the enumerator helps the informants understand the true meaning of questions and fill ups the schedule himself to avoid एम्बिग्युअस रिप्लाईज, ताकि अनक्लियर जो रिप्लाईज है उसको अवॉइड किया जा सके। ओके, डन। ओके, आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू गेट रिलायबल इंफॉर्मेशन, अगर आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सको, द एन्यूमरेटर शुड बी टैक्टफुल, मतलब क्लियर, कमा वेल ट्रेन्ड एंड अनबायस्ड एंड हार्ड वर्किंग, राइट। ओके, ये मेथड कौन यूज करते हैं वो भी लिखिए। दिस मेथड इज यूजली यूज बाय द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड, और क्या बताए थे आपको, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और क्या थे, बिग बिजनेस हाउसेस और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, राइट, एसेट्रा। ओके, चलिए, और वो भी बता देता हूं, स्केड्यूल का भी लाइन लिख लो। द क्वेश्चनरी फील्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज नॉन एज स्केड्यूल, राइट। क्वेश्चनरी को आप स्केड्यूल के नाम से भी जानते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या वो भी लिखवा देता हूं। देयर इज नॉट अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चनरी एंड अ स्केड्यूल। अ क्वेश्चनरी इज फील्ड बाय द रिस्पोंडेंट while a schedule is filled by the investigator। बाकी दोनों चीजें सेम होती, भरने वाला अलग होता है, बस। क्लियर। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई, स्टोरी किसकी हो गई, इस मेथड की। अब ये मेथड कहाँ कहाँ सुटेबल हो सकता है, लिखिए। सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड। सो कहाँ कहाँ सुटेबल है, जहाँ पे आपके पास अच्छा खासा पैसा है और एन्यूमरेटर्स भी आपके एडिक्वेट क्या है, अच्छे खासे हैं और ट्रेंड है प्रॉपर, राइट, ताकि वो बड़ी से बड़ी फील्ड को कवर कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंस जो होती है वो क्या होती है, एक्यूरेसी। जब आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप इसके थ्रू कर सकते। ओके, सो लिख लीजिए। दिस मेथड इज मोर सुटेबल वेयर एडिक्वेट फाइनेंस एंड ट्रेड एन्यूमरेटर्स आर अवेलेबल, जहां पे आपके पास अच्छे खासे ट्रेंड एन्यूमरेटर्स मिल जाएंगे, टू कवर अ वाइड फील्ड एंड सम सिग्निफिकेंस इज अटैच्ड टू द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन। एक्यूरेसी जरूर होनी चाहिए जो भी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कौन से, दैट इज सुटेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चनरीज फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मेरिट्स पे आते हैं। मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनरीज फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, क्या क्या मेरिट्स हो सकती हैं, आप कुछ बताओ। फर्स्ट, वाइड कवरेज से स्टार्ट करते हैं हमेशा, राइट, और रिलायबल होती है, एक्यूरेट होती है, और क्या क्या हो सकते हैं, बेटर रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है हमें, बहुत सारी हैं, वन बाय वन देखते हैं। चलिए पहले करते हैं कवर वाइड कवरेज, लिखिए। दिस टेक्निक ऑफ डाटा collection can be used for collecting information from large number of people coming from vast areas। अलग अलग एरिया से जो भी लोग आ रहे हैं हम उन सबको कवर कर सकते हैं, राइट। चाहे आपको साउथ की तरफ जाना है, आप साउथ की तरफ भेज दीजिए अपने एन्यूमरेटर्स को, ईस्ट वेस्ट हर जगह भेज सकते हैं, राइट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ओके, सेकेंड लिखिए, एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। क्या लिख रहे हैं इसके अंदर, लिखिए। सिंस द इन्वेस्टिगेटर हैज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स, इट इज पॉसिबल टू गेट एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। सिंपल लाइन है, बिकॉज यहां पे इन्वेस्टिगेटर जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है किसके साथ, रिस्पोंडेंट्स के साथ, उनके घर जाके उनसे मिल रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनको क्वेश्चन अच्छे से समझा रहा है, उनके रिप्लाईज को नोट डाउन कर रहा है। सो आपको एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, चलिए थर्ड, बेटर रिस्पॉन्स। बेटर रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, देखो जब एन्यूमरेटर होगा ना तो वो रिस्पोंडेंट्स को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा कि आप इंफॉर्मेशन दो अच्छी से अच्छी। सो नॉन रिस्पॉन्स का चांस होगा वो कम रहेगा, वहां पे सामने वाले को रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा। जैसे कि मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड के अंदर था ना, मैं नहीं दे रहा यार, क्या पोस्ट से वापस भेजूं, चाहे उसने स्टैंप करके ही क्यों ना भेजा हो, राइट, फिर भी उसने क्या कहा, पढ़ा ही नहीं, फाड़ दिया देख के कि हाँ तो बेकार है, मेरे काम का नहीं है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। नॉन रिस्पॉन्स का जो चांस था वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सो बेटर रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लिखिए इसके अंदर, द प्रेजेंस ऑफ द एन्यूमरेटर may induce the respondents in giving the information, right? So chances of non-response is less, right? Okay, चलिए और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फोर्थ लिखिए,
लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी, यहाँ पार्शियलिटी नहीं हो सकती, बहुत ही लिमिटेड पॉसिबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा, राइट। चलिए लिखिए इसके अंदर, देयर इज अ वेरी लिमिटेड पॉसिबिलिटी फॉर पार्शियलिटी और बायस्ड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बायस नहीं हो सकती, बहुत ही कम चांसेस है। ओके, फिफ्थ लिखिए, यूजफुल इन केस ऑफ इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स, अगर इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स हैं तो आपके एन्यूमरेटर्स तो एजुकेटेड हैं, ट्रेंड है, वो घर जाके उनको मतलब बताएंगे, समझाएंगे, और वो जो बोलेंगे वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, ना उनको लिखना है ना कुछ करना है, और उनको अपनी लैंग्वेज में आंसर देना रिस्पोंडेंट्स को, और जो आपका एन्यूमरेटर उसको अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना है, राइट। सो यहाँ पे ये इलिटरेट जहाँ पे भी रिस्पोंडेंट्स होंगे उस केस में ये बहुत यूजफुल रहेगा। ओके, चलिए जैसे कि ये मैंने आपको बताया था मेल के अंदर पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तो जैसे कि मेल के अंदर पढ़ा लिखा होना जरूरी, यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है रिस्पोंडेंट्स के लिए। ओके, चलिए लिखिए, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अनलाइक द मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, दिस मेथड कैन बी यूज इवन इफ द रिस्पोंडेंट्स आर इलिटरेट। मेल्ड वाला नहीं हो सकता था, मेल्ड के लिए आपको लिटरेट ही चाहिए, बट ये आपका इलिटरेट में भी काम कर जाएगा। ओके, सो मेरिट्स हो गई आपकी कितनी, टोटल 5। अब डीमेरिट्स पे जंप करते हैं। डीमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनरीज फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट इज, मैंने आपको बताया था फाइनेंस, पैसा अच्छा होना चाहिए, मतलब ये कॉस्टली मेथड है, तो लिखिए फर्स्ट कॉस्टली मेथड। ये मेथड बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा खर्चा कराएगी उनको ट्रेंड करने में, एन्यूमरेटर्स को, उनकी सैलरी हो गई, उनका कन्वेंस का खर्चा हो गया, इधर से उधर भेजना, राइट, डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो बहुत सारा कॉस्ट आपकी लग सकती है। ओके, लिखिए इसके अंदर, दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव एज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग, कॉमा रेम्यूनरेशन जिसको आप सैलरी बोलते हो, एंड कन्वेंस भाड़ा का किराया आने जाने का, राइट, आर टू बी बोर्न बाय द इन्वेस्टिगेटर और द एजेंसी कलेक्टिंग द डाटा। जो भी इन्वेस्टिगेटर या फिर एजेंट जो है, एन्यूमरेटर जो है, जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है, उस पर आपको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर को ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली, बिकॉज वही एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करेगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड, टाइम कंज्यूमिंग, डेफिनेटली ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। सो लिख लीजिए, दिस मेथड इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। आपको पता ये जाएगा, लाएगा, पूछेगा, एक दिन में तो करके आ नहीं जाएगा, महीना लगा के आएगा आराम से, राइट। हो सके तो माइका भी उसका वहाँ, तो फिर तो बैठ ही गया वहाँ पे माइके में ही जाके। चलिए आगे थर्ड चलते हैं, पार्शियलिटी। पार्शियलिटी हो सकती है, मैंने आपको कहा था कि बहुत कम चांसेस है, बट कुछ तो हो सकती है, बिकॉज एन्यूमरेटर्स अगर इतने एफिशिएंट ना हुए, राइट, सो जो इनएफिशिएंसी है एन्यूमरेटर्स के हिस्से में वो पर्सनल बायसनेस से आ सकती है, और वो फिर इंक्वायरी के रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर कुछ एन्यूमरेटर्स को ना पता हो, वो कैपेबल ना हो वहाँ पर जाने में, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सो उसकी इनएफिशिएंसी जो है इंक्वायरी के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती है। लिखिए इसके अंदर, पार्शियलिटी के अंदर, इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द एन्यूमरेटर्स कपल्ड विद पर्सनल बायस, मतलब इनएफिशिएंसी तो है ही है, साथ ही साथ पर्सनल बायसनेस भी आ गई, may adversely affect the result of the inquiry, इंक्वायरी के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। और क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इसी से ही आ गई एक डिसएडवांटेज, इनएबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स। अगर इन्वेस्टिगेटर्स जो है नेग्लिजेंट है, ध्यान नहीं दे रहा, प्रॉपरली ट्रेंड नहीं किया हुआ एन्यूमरेटर्स को, तो जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे इन्वेस्टिगेशंस के वो बहुत ही मिसलीडिंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा। आपको उन पर रिलाई करने की जरूरत ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सो पहले ही आप नेग्लिजेंट मत हो, ठीक है। तो लिखिए इसमें, इफ द इन्वेस्टिगेटर्स आर नेग्लिजेंट और द एन्यूमरेटर्स आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड, द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस आर लाइकली टू बी मिसलीडिंग, ओके डन। चलिए सर, प्रिकॉशंस डेफिनेटली हम कवर करेंगे। हेडिंग डालिए, प्रिकॉशंस ऑफ क्वेश्चनरीज फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। सबसे पहले एन्यूमरेटर्स जो है सारा कुछ उन्हीं पे बेस्ड है, तो एन्यूमरेटर्स वो पर्सन होना चाहिए जिसके पास प्रॉपर स्किल्स हों, प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए, हाईली इंटीग्रिटी होनी चाहिए, बात करने की सेंस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए उसको, राइट। किनके साथ, इन्फॉर्मेंट्स के साथ, मतलब बिल्कुल पोलाइट हो गया, ऑनेस्टी आ गई उसके अंदर, जो उसको असाइंड किया वर्क उसके रिगार्डिंग उसका मन में आ गया कि हाँ नहीं मैं तो करके ही दूंगा वो वर्क को, राइट। चलिए और क्या हो सकता है, आप इवेल्युएशन जो भी वर्क कर रहे हैं, जो आपके एन्यूमरेटर्स हैं, उसको आप इवेल्युएट जरूर करो। ये नहीं कि जो उन्होंने बोल दिया, कह दिया, आपने मान लिया, रख लिया। आप खुद उनका काम देखो, जो आपने उनको काम दिया था वो क्या टाइमली हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट।
सो जो इन्फॉर्मेंट है, और क्या क्या हो सकता है, जो इन्फॉर्मेंट है वो एजुकेटेड होना चाहिए, बिकॉज उसको पता होना चाहिए कि किस बात की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बिकॉज बहुत बार ऐसा भी होता है इन्वेस्टिगेशन के नाम पे बहुत सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है अगर वो अनएजुकेटेड हो, राइट। बहुत सारे आपने ऐसे फ्रॉड होते हुए भी देखे होंगे। सो इसका मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेंट्स को थोड़ा बहुत तो एजुकेट होना जरूरी है। अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनको पता होना चाहिए कि वो किस बारे में इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं और वो आंसर्स कर रहे हैं। ओके और जो क्वेश्चनरीज हैं उसकी भी अगर हम बात करें, सो जो क्वेश्चंस हैं स्केड्यूल के अंदर, क्वेश्चनरी के अंदर, वो स्मॉल छोटे छोटे होने चाहिए लैंड में, बड़े बड़े क्वेश्चंस ना हो, सिंपल हो और क्लियर हो, राइट। बस इतने से ही आपके कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, जो प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी है। ओके सो लिख लेते हैं 5 आपकी प्रिकॉशंस लिखिए। फर्स्ट, एन्यूमरेटर शुड बी द पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी एंड प्रॉपरली ट्रेन्ड टू यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स, उसको स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करने आने चाहिए। सेकेंड लिखिए, enumerator should be polite and tactful, right? Okay, next लिखिए। third, there should be timely evaluation of the work of the enumerators, enumerators के काम को आप timely क्या करो, evaluate करो, check करो क्या किया है या नहीं किया। fourth लिखिए, the informant should be properly educated about the objective of investigation, okay। fifth last, क्वेश्चंस इन द शेड्यूल, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो क्वेश्चनरी लिख सकते हो, शुड बी स्मॉल इन लेंथ, कॉमा सिंपल एंड क्लियर। डन। तो ये 3 मेथड से आपके जो हमने इस क्लास में कवर किए। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। होप सो आप इसको अच्छे से स्टडी करके आओगे, गो थ्रू करके आना। बाकी का जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।